तो आइए दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं असाइनमेंट 5 कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को जरूर दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हमारी पहली वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करने वाले किन्हीं 4 उपकरणों के नाम लिखिए। ये प्रश्न में बोल रहा है कि विद्युत धारा माने बिजली से चलने वाली, ठीक है, किसी गर्म चीज को, बिजली से चलने वाली माने अर्थात गर्म होने वाली चीज का 4 नाम लिखे। जैसे कि वाटर हीटर हो गया रूम हीटर हो गया, और क्या बोलते हैं उसको, आयरन हो गया, और विद्युत बल्ब हो गया। ये 4 हो गए इसके, ये 4 हो गए पहले प्रश्न के आंसर। क्या क्या? रूम हीटर, वाटर हीटर, आयरन और विद्युत बल्ब, ये 4। अब देखते हैं अगला। प्रतिरोध एवं विशिष्ट प्रतिरोध में 3 अंतर बताइए। तो चलिए दोस्तों इसका भी उत्तर देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों, सर्वप्रथम हम विशिष्ट प्रतिरोधक का देखते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे, किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम मीटर है। ये जो गुणा का निशान है ये ओम का चिन्ह है, ठीक है। यह तार के अनुप्रस्थ काट और लंबाई पर निर्भर होता है। देख सकते हैं दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये विशिष्ट प्रतिरोध समाप्त होता है। अब चलते हैं हम प्रतिरोध पे। ये देख सकते हैं प्रतिरोध, कोई चालक तार धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे उसका प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। उसका ओम मीटर था, इसका ओम बस होता है। यह तार के अनुप्रस्थ काट और लंबाई पर निर्भर करता है। तो चलिए दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न समाप्त होता है। हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न है हमारा, हमारे शरीर में होने वाली किसी एक प्रतिवर्ती क्रिया को रेखा चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। मैंने इसमें चित्र बनाकर प्रतिवर्ती क्रिया को हमें दर्शाना है। तो चलिए पहले इसका उत्तर देखते हैं, फिर इसका चित्र भी आपको मैं बता दूंगा। कुछ अनुक्रियाएं तुरंत होती है और मस्तिष्क के आदेश के बिना ही हो जाती है। इस प्रकार की अनुक्रियाएं प्रतिवर्ती क्रियाएं या स्वतः प्रेरित क्रियाएं कहलाती हैं, अर्थात रिफ्लेक्स एक्शन, जो मेरुरज्जु द्वारा ही संपन्न होती हैं। पलकों का झपकना, छींकना या खांसना और आदि प्रतिवर्ती क्रियाएं कोई बाहर अवांछित कण के आँख, नाक या गले में चले जाने की अनुक्रिया के फलस्वरूप होता है। प्रतिवर्ती क्रिया का पथ कुछ इस प्रकार है। उद्दीपन से वह जाता है ग्राही अंग में, ग्राही अंग से वह जाता है संवेदन तंत्रिका में, संवेदन अंग से जाता है मेरुरज्जु में, मेरुरज्जु से जाता है प्रेरित तंत्रिका में, और प्रेरित तंत्रिका से अंतिम में मांसपेशियों द्वारा क्रियाएं करता है, ठीक है। जब हाथ को गर्म पानी के संपर्क में हम लाते हैं तो हाथ एकदम से हट जाता है, अर्थात चुभने पर, अर्थात हमें गर्मी का एहसास होता है। इस प्रतिवर्ती क्रिया की उद्दीपन के संचरण पथ को निम्न चित्र के माध्यम से मैंने दर्शाया है। आइए चित्र को भी दिखाता हूँ। ये रहा इसका चित्र, देख सकते हैं। गर्म पानी जैसे ही त्वचा के संवेदी अंग से लगता है तो पेशीय प्रेरक तंत्रिका से संवेदी तंत्रिका में जाते हुए मेरुरज्जु में पहुंच जाता है। ये उसका सटीक चित्र है, इसको आपको बनाना पड़ेगा। तो चलते हैं अब हम तीसरे प्रश्न की ओर। अब आइए तीसरे प्रश्न देखते हैं। विद्युत मोटर का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। इसमें 4 बिंदु दिए हुए हैं, इन चारों बिंदु में हमें इसका आंसर लिखना है। पहला है तो नामांकित चित्र बनाना है, दूसरा में हमें इसका सिद्धांत लिखना है, तीसरा में कार्यविधि लिखना है, और चौथा में कोई 2 उपयोग लिखना है। तो सर्वप्रथम मैं आपको इसका चित्र बताना चाहूँगा। चलिए चित्र देखते हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये इसका पहला चित्र हो जाएगा विद्युत मोटर का। ये आपको नामांकित चित्र, तांबे की कुंडली लिखा हुआ है, ये नाल चुंबक है, ये कार्बन ब्रूस है ना, ये दिक् परिवर्तक है। ये हमारा विद्युत मोटर का चित्र हो गया। अब हम देखते हैं इसका सिद्धांत। ये सिद्धांत, विद्युत मोटर वह युक्ति है
जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विद्युत मोटर इस सिद्धांत पर कार्य करती है कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक रखने पर एक बल आरोपित होता है जो चालक को किसी अक्ष पर घुमा देता है। अब आते हैं हम इसके कार्यविधि पे। अब देखिए कार्यविधि, इसमें तांबे की एक आयताकार कुंडली PQRS है जिस पर विद्युत रोधी आवरण चढ़ा रहता है। ठीक है, यह कुंडली एक आयताकार फ्रेम पर लगी होती है जिसे आर्मेचर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आर्मेचर नाम का एक होता है जिसमें आयताकार फ्रेम लगी हुई है। ठीक है, आर्मेचर एक स्थायी चुंबक के अवतलाकार ध्रुवों के मध्य एक अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र होती है, माने आज़ादी होती है, समझिए। कुंडली के सिरे R1 व R2 दो सर्पी वलयों से जुड़े होते हैं। सर्पी वलयों परिपत्र में धारा के स्रोत व कुंजी जुड़े रहते हैं। मान लीजिए किसी क्षण आर्मेचर PQRS क्षैतिज अवस्था में है। कुंडली में चित्रानुसार धारा प्रवाहित करने पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार PQ पर एक बल नीचे की तरफ और RS पर बल ऊपर की ओर कार्य करता है। इस प्रकार यह दो बराबर एवं विपरीत बलों का युग्म बन जाता है जो कुंडलियों को घड़ी की सुई की दिशा में घुमा देता है। ठीक है, आधे चक्कर के पश्चात R1 व R2 की स्थिति बदल जाती है जिससे कारण PQ ऊपर की ओर और RS नीचे की ओर घूमती है। इस कारण कुंडली बराबर घूमती है। तो इसी के साथ हमारा तीसरा प्रश्न भी समाप्त होता है। अब चलते हैं दोस्तों चौथे प्रश्न पे। चौथे प्रश्न में चलने से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा। चित्र हो गया, सिद्धांत हो गया और क्रिया विधि हो गया। अंतिम था दो प्रयोग बताइए। तो दो प्रयोग में आपको लिखना है, पहला कपड़ा का धुलाई मशीन, ठीक है, और दूसरा मिक्सर। ये दो प्रयोग इसके होंगे। अब चलते हैं चौथे प्रश्न पे। ये हमारा चौथा प्रश्न, एक प्रारूपिक पुष्प का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाकर नर एवं मादा जनन अंगों का वर्णन कीजिए। ठीक है, नर एवं मादा जनन अंगों का वर्णन कीजिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो देख सकते हैं ये हमारे चौथे प्रश्न का चित्र है दोस्तों। ये देख सकते हैं चौथे प्रश्न का चित्र, ये कुछ इस प्रकार। ये चित्र आपको पुस्तक में भी अवेलेबल है, विज्ञान विषय के पुस्तक पे आपको ये अवेलेबल है। अब चलिए इसको जो हमें लिखना है प्रारूप, तो इसको देखते हैं नर और मादा का। तो ये देखिए दोस्तों, ऊपर वाला पुष्प का नर अंग पुंकेसर कहलाता है। यह पौधे के नर युग्मों को के बनने में मदद करता है। यह पराग कणों में पाया जाता है। ये नर अंग का हो गया। अब देखते हैं मादा। पुष्प का मादा अंग अंडज कहलाता है। यह पौधे के मादा युग्मनों तथा अंड कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है और बीजांड में पाया जाता है। तो देख सकते हैं इसी के साथ हमारा चौथा प्रश्न समाप्त होता है। अब आइए पांचवें प्रश्न देखते हैं। ये पांचवा प्रश्न, किशोरावस्था में लड़कों में होने वाले द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का शारीरिक बदलाव को लिखिए। ठीक है, तो इसमें चलिए शारीरिक बदलाव हम देखते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस किशोरावस्था के दौरान लड़कों में आवाज़ और शारीर गणना में बदलाव आता है। ये एक पहला पॉइंट बन जाएगा आपका। लड़कों में आवाज़ और शरीर गठना में बदलाव आता है। दूसरा आता है, चेहरे पर दाढ़ी, मूछ और विभिन्न जगहों पर शरीर के अन्य हिस्सों में बाल उगने लगता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है इसका। और तीसरा पॉइंट मैं बता रहा हूँ दोस्तों, लड़कों का कद बढ़ने के साथ ही उनकी छाती और कंधे भी चौड़े होने लगते हैं। ठीक है, ये आपका तीसरा पॉइंट बन जाएगा। और चौथा पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, वृषण में शरीर के, ठीक है, वृषण में शुक्राणु का निर्माण होने लगता है।
वृषण में शुक्राणु का निर्माण होने लगता है। तो इसी के साथ दोस्तों 5वां प्रश्न भी हमारा समाप्त होता है। अगर आपको कहीं पे समझ ना आया तो हमें कमेंट जरूर कीजिए, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। और मिलते हैं हम जल्दी अगली वीडियो में। हमारे चैनल पे आपको दूसरे असाइनमेंट की वीडियो भी आपको मिल जाएगी, हमने सभी वीडियो अपलोड कर रखी है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।